नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जेपीएससी पीटी के लिए और जेएससीसी सीजीएल के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो हम लोग कर रहे हैं शिवांगन पब्लिकेशन का जो झारखंड का है डीएसपी की पाठशाला का बुक। मैं उस बुक को करने जा रहा हूं और चैप्टर वाइज ही करूंगा। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग ने जो चैप्टर किया था वो इंट्रोडक्शन किया था, झारखंड एक दृष्टि में किया था, जिसमें झारखंड का मानचित्र हमने लोग ने समझा था, झारखंड एक दृष्टि में समझा, समान परिचय समझा, झारखंड का प्रतीक चिन्ह भी अच्छे से समझ लिया था, झारखंड की जनगणना भी समझ लिया था। आज हम इस वीडियो में झारखंड का इतिहास देखेंगे। इसे हम लोग 2-3 वीडियो में करके देखेंगे क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम इसे एक 2 से 3 वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे, झारखंड के इतिहास को। तो सबसे पहले आज हम लोग प्राचीन इतिहास और हो सके तो इस वीडियो में प्राचीन और मध्यकालीन इन दोनों को ही करने का कोशिश करेंगे। फिर इसे करेंगे और फिर इसे और फिर इसे, इस तरीके से लगभग 3 वीडियो या 4 वीडियो में ये आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग को ये शुरू करते हैं और प्राचीन इतिहास नामाकरण से शुरू हो जाते हैं कि झारखंड का नाम कैसे कैसे पड़ा, क्या क्या चीज़ें हुआ। अब हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है? फिर से समझिए, कौन सा ऐसा वेद बताना है आपको कि असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव या असुरों को लिंग पूजक कहा गया है। कौन से वेद में कहा गया है? तब वो कहा गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में क्या कहा गया है कि ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है। असुरों को लिंग पूजक कहिए चाहे शिष्णों का देव कहिए, ये बात लिखा गया है ऋग्वेद में। चलिए पहला क्वेश्चन खत्म। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया दोस्तों? तो 13वीं शताब्दी में किया गया। और ये झारखंड का उल्लेख जो 13वीं शताब्दी में किया गया था वो ताम्रपत्र पर किया गया था। और ये जो ताम्रपत्र है उड़ीसा के राजा नरसिंह देव द्वितीय का था। एक राजा नरसिंह देव थे उड़ीसा के, उनका एक ताम्रपत्र था। उसी ताम्रपत्र में 13वीं शताब्दी में झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ। और यही झारखंड शब्द है पहला माने प्रथम पुरातात्विक प्रमाण यही से मिलता है। तो निम्न में से किस वेद में झारखंड को ब्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? अब बताना आपको है कि झारखंड को ब्रात्य के नाम से भी जाना जाता है, संबोधित किया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा वो वेद है। तो वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में झारखंड को ब्रात्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है। राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा दोस्तों? तो राज्य का नाम झारखंड इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ वन एवं झाड़ियों की बहुलता था। क्या था? वन एवं झाड़ियों की बहुलता था। झारखंड का मतलब हुआ कि ये झारखंड जो है झार और प्लस खंड से बना हुआ है। झार और खंड से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश। झार का मतलब वन और खंड का मतलब होता है प्रदेश, तो इसलिए झारखंड नाम पड़ा। चलिए 5 नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया गया है? कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखा था अर्थशास्त्र। उस किताब में झारखंड प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो कुक्कुट और कुक्कुट देश के नाम से जाना गया। कौन सा? कुक्कुट या कुक्कुट देश के नाम से। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो वो मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से ब्राह्मण में मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। और उस ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या पुंड्र के नाम से मिलता है। ऐसे याद रख लीजिएगा, ब्राह्मण जब भी होते हैं तो वो पूजा कराते हैं और पूजा लिखा जाता है पू से, यानी पूजा। तो ये पू और ये पुंड और ये पुंड्र, पू से ये भी है, पू से ये। तो ब्राह्मण के किताब में क्या मिलेगा? झारखंड का नाम पुंड्र या पुंड। ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है दोस्तों? तो वो किया गया है किक्कट प्रदेश के नाम से, किक्कट प्रदेश के नाम से।
अभी मैं आप लोग को झारखंड के कुछ नाम याद करवाता हूँ कि कौन सी चीज़ में मैंने किस किस चीज़ में क्या क्या नाम है। तो एक हो गया एतरेय ब्राह्मण, एतरेय ब्राह्मण, एतरेय ब्राह्मण। इस एतरेय ब्राह्मण में अभी अभी आप लोग को बताया कि झारखंड का नाम या तो पुंड्र कहा गया या क्या कहा गया, पुंड कहा गया, पुंड्र या पुंड कहा गया, किस में, एतरेय ब्राह्मण में। दूसरा है ऋग्वेद, ऋग्वेद में भी अभी अभी आप लोग को बता दिया कि क्या कहा गया, तो इसमें किकट प्रदेश कहा गया। क्या प्रदेश कहा गया ऋग्वेद में, किकट प्रदेश, किकट प्रदेश। अच्छा, अब एक है अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद में भी झारखंड को कुछ कहा गया है, तो वहाँ कहा गया है ब्रात्य प्रदेश, ब्रात्य प्रदेश, ब्रात्य प्रदेश। तो याद रखिए, एतरेय ब्राह्मण में पुंड कहा गया है, और या तो पुंड्र कह सकते हैं, और ऋग्वेद में किकट कहा गया है, ऋग्वेद में किकट कहा गया है, और अथर्ववेद में ब्रात्य प्रदेश कहा गया है। अथर्ववेद में क्या कहा गया है, ब्रात्य प्रदेश। ये झारखंड के नाम हैं। एक आपको कन्फ्यूजन होगा, जो मैं आप लोग को कन्फ्यूजन बताता हूँ। देखिए, आपको अभी भी मैंने बताया कि ऋग्वेद में, देखिए यहाँ लिखा भी होगा, कहाँ गया, हाँ, ऋग्वेद में झारखंड को किस नाम से जाना गया, किकट प्रदेश के नाम से। ये सही है। एक आपको याद रखना है भागवत पुराण। क्या याद नाम रखना है, भागवत पुराण। भागवत पुराण में भी आप लोग को झारखंड का कुछ नाम दिया गया है। भागवत पुराण में भी झारखंड का नाम किकट प्रदेश ही दिया गया है, लेकिन वो जो किकट लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, किकट प्रदेश, किकट प्रदेश। देखिए, ऋग्वेद में भी झारखंड का नाम क्या है, उल्लेख किया गया है, किकट प्रदेश, जो कि ऐसे लिखा गया है, किकट। और यहाँ पे जो भागवत पुराण है वहाँ पे जो झारखंड का नाम लिखा गया है वो भी किकट प्रदेश है, लेकिन इस तरीके से है। तो ये दो कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो आपको कितने चीज़ें याद हो गया, झारखंड का नाम इतरेय ब्राह्मण में क्या नाम था, तो मैं पूछता हूँ बताइएगा, झारखंड में क्या नाम था, झारखंड का नाम इतरेय ब्राह्मण में, तो पुंड्र या फिर क्या नाम था, पुंड, पुंड या पुंड्र, पुंड्र, पुंड या पुंड्र। और ऋग्वेद में बताना है, और आपको बताना है एक भागवत पुराण में। तो देखिए, ऋग्वेद में इस तरीके से किकट प्रदेश कहा गया, और भागवत पुराण में इस तरीके से किकट प्रदेश कहा गया, कीकट, कीकट प्रदेश इस तरीके से कहा गया। तो ये याद हो गया। अब इतरेय ब्राह्मण में बता दिया, ऋग्वेद में बता दिया, अथर्ववेद में ब्रात प्रदेश कहा गया है। बताइए अथर्ववेद में क्या कहा गया, तो ब्रात प्रदेश कहा गया है। अब और आगे याद करवाते हैं, फिर पूछेंगे आपसे। एक आपको याद रखना है वायु पुराण। क्या याद रखेंगे, वायु पुराण, पुराण। और एक याद रखना है समुद्रगुप्त का प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति। देखिए, यहाँ भी झारखंड का नाम झारखंड को किस नाम से जाना गया है, तो देखिए, वायु पुराण में झारखंड को मुरंड के नाम से जाना गया है। क्या नाम से जाना गया है, मुरंड, मुरंड। झारखंड वायु पुराण में जो झारखंड को मुरंड के नाम से जाना गया है। वहीं समुद्रगुप्त का विष्णु परिशस्ति में मुरुंड के नाम से जाना गया है। क्या जाना गया, मुरुंड, मुरुंड के नाम से जाना गया है। देखिए, ये मुरंड है, ये मुरुंड है, ये मुरंड है, ये मुरुंड है। वायु में देखिए, वायु में ये वाला है जो है ना, यहाँ पे ये गायब हो चुका है, ये होना नहीं चाहिए, होना चाहिए था, जो है नहीं, और उसमें ये आ गया क्योंकि ये समुद्रगुप्त में ये है ना। तो समुद्रगुप्त प्रयाग प्रसिद्ध में मुरुंड कहा गया है, मुरुंड, और वायु पुराण में मुरंड कहा गया, मुरंड। एक ठो और आपको याद रखना है, विष्णु पुराण, जहाँ मुंड कहा गया है। विष्णु पुराण में क्या कहा गया, मुंड, मुंड, मुंड। अब मैं फटाफट पूछूंगा और आप मुझे बताएंगे कि कौन सा चीज़ में झारखंड का क्या नाम लिखा गया है। सबसे पहले मुरुंड वाला लेके चलते हैं। तो देखिए, 3 नाम बोला गया है, एक है मुरंड, 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 और एक है मुरंड, और एक है मुरुंड, मुरुंड, और एक है मुंड, मुंड। ये झारखंड के ही तीनों नाम हैं। मुरंड, मुरंड किस चीज़ में, तो वायु पुराण में। वायु पुराण में क्या बोला गया है, वायु पुराण में मुरंड बोला गया है। और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड बोला गया है। और विष्णु पुराण में मुंड बोला गया है। विष्णु पुराण में क्या बोला गया है, मुरंड बोला गया है, सॉरी मुंड बोला गया है। विष्णु पुराण मुंड हो गया, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति मुरुंड हो गया, वायु पुराण में मुरंड हो गया। ये इतना याद हो गया। अब देखिए, अब आपको याद करना है कि इतरेय ब्राह्मण, इतरेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड के नाम से जाना जाता है। इतरेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र के नाम से, पुंड या
पुंड्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में किकट, ऋग्वेद में ये किकट, या तो भागवत पुराण में भी किकट, जो कि किकट आपको बता दिया। तो इतना। हालांकि देखिए अभी और झारखंड में नाम, झारखंड का नाम और कुछ कुछ चीज़ों में और भी नाम है, जैसे अकबरनामा में कुछ और नाम है, आईने अकबरी में कुछ और नाम है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना याद रखिए, आगे आने वाले वीडियो में मतलब जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा तो झारखंड के और भी नाम याद होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। 8 नंबर देखिए, अभी जो मैंने याद करवाया वो यही याद करवाया था कि ऐतरेय ब्राह्मण को पुंड्र या पुंड के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद को किकट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये ऋग्वेद देखिए, इसमें भी किकट प्रदेश है, इसमें भी किकट प्रदेश है भागवत पुराण में। तो भागवत पुराण में किकट प्रदेश ऐसे बोला गया है, ऋग्वेद में किकट प्रदेश ऐसे बोला गया। अथर्ववेद में ब्रात प्रदेश है, अथर्ववेद में वायु पुराण में मुरंड है, और समुद्र का पर्याप्त परिस्थिति मुरुंड है, और विष्णु पुराण में मुंड है। अब तो आपको याद हो गया होगा इतनी देर के बाद। देखिए अभी जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सब अभी दिमाग में जाने दीजिए, कुछ भी मत सोचिए कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो मेरा थोड़ा बहुत किन्हीं लोग के लिए बोरिंग होता होगा, पर अभी टाइम नहीं है, इसलिए जितना दिमाग में इनहेल कर सकते हैं करते जाइए, क्योंकि ये सब चीज़ ऑब्जेक्टिव पेपर है तो वहाँ टिक हो जाएगा जब 2-3 बार इस वीडियो को सुन लीजिएगा तो। इसलिए मैं जानबूझ के ज़्यादा मैं मतलब रिवीजन करवा देता हूँ। अगला सवाल, वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तब वो प्रयोग किया गया है असुर। वैदिक साहित्य में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के जनजातियों के लिए किया गया है। झारखंड के जनजातियों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है वैदिक साहित्य में? तो असुर। झारखंड के जनजाति को असुर कहा गया है वैदिक साहित्य में। अब देखिए फिर से अब झारखंड के बहुत सारे नाम याद करवाता हूँ। सवाल है कि तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो खोखरा। तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के को किस शब्द का प्रयोग झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वो खोखरा, खोखरा, खोखरा। तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा। अभी मैं अब और कुछ चीज़ें याद करवाता हूँ, याद करिएगा। तो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं अकबरनामा से। तो देखिए एक है अकबरनामा, अकबरनामा, और एक है आईने अकबरी, अकबरनामा, और एक है आईने अकबरी, आईने अकबरी। देखिए अकबरनामा में बोला गया है कोकरा। क्या बोला गया है? कोकरा, कोकरा। और आईने अकबरी में बोला गया खंकरा, खंकारह, कारह, खंकारह, खंकारह। याद कर लीजिए, अकबरनामा में कोकरा, अकबरनामा में क्या बोला गया है? झारखंड का नाम कोकरा। और आईने अकबरी में क्या नाम बोला गया? खंकारह, खंकारह, खंकारह। आईने अकबरी में खंकारह। और तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा, तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा। 3 याद हो गया। 3 में एक हो गया अकबरनामा, दूसरा हो गया आईने अकबरी, और तीसरा हो गया तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। तो अकबरनामा में झारखंड को कोकरा कहा गया है, आईने अकबरी में खंकारह कहा गया है, और तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा कहा गया है। तो ये तो हो गया 3। अभी और याद करिए। अब याद करना है आपको मुगल काल में। कहाँ? मुगल काल में। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए इसमें ना ये जो अभी मैंने आपको याद करवाया, इस सब यही सब चीज़ में से कुछ कुछ इसी टाइप का नाम होगा। वो नाम रहा मुगल काल में। खुखरा भी बोला जाता था, खुखरा, और कुकरा भी बोला जाता था, कुकरा, और एक बोला जाता कोकराह बोला जाता था, कोकराह, कोकराह। तो तुजुक के जहाँ मुगल काल में 3 नाम से जाना जाता था, खुखरा, खुखरा, कुकरा, कुकरा, और कोकरा, कोकरा, कोकरा। खुखरा, कुकरा, कोकरा, कोकरा। मुगल काल में 3 नाम से जाना गया, खुखरा, कुकरा, और कोकरा। तो 4 चीज़ें आपको हमने याद करवा दिया। एक अकबरनामा जिसमें कहा गया कोकरा, अकबरनामा में बताइए क्या क्या नाम से जाना गया? तो कोकरा। आईने अकबरी में किस नाम से जाना गया? तो खंकरा, 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 सॉरी ये गलत है, खंकारा होगा, खंकारा। तो आईने अकबरी में खंकारा, और अकबरनामा में कोकरा, और तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा, तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा। और मुगल काल में 3 नाम से जाना गया। एक तो खुखरा के नाम से जाना गया, खुखरा। एक को जाना गया कुकरा के नाम से, कुकरा के नाम से। एक जाना गया कोकराह के नाम से, एक जाना गया कोकराह के नाम से। खुखरा, कुकरा, और कोकरा। चलिए अब आपको जायसी द्वारा जो एक पद्मावत मूवी भी आया, पद्मावत लिखा गया है जायसी के द्वारा, उसमें भी झारखंड का नाम बोला गया है, और उसमें झारखंड का नाम झारखंड ही बोला गया है।
अभी देखिए झारखंड का नाम झारखंड कब से बोला जाने लगा और कहाँ कहाँ बोला जाने लगा, ये हम आपको याद करवा देते हैं। तो ये अभी जो मैं हम बताने जा रहा हूँ, अभी 4 जगहों पे आपको झारखंड का नाम झारखंड ही देखने को मिलता है। वो कहाँ कहाँ है? तो एक तो हो गया जायसी, जायसी के द्वारा लिखा गया है पद्मावत, उसमें जायसी के द्वारा लिखा गया है पद्मावत उसमें। और एक आपको याद रखना है कि सियार उल मुतखरानी, याद करिए सियार, हम धीरे धीरे आराम से याद करिए, जल्दीबाजी नहीं है, कुछ जल्दीबाजी नहीं है। सियार उल मुत खरानी, मुत खरानी, मुत खरानी। तो सियार उल मुत खरानी में भी झारखंड का नाम झारखंड रखा गया। जायसी के जो पद्मावत है उसमें भी झारखंड का नाम झारखंड रखा गया। और फिर तारीख ए फिरोज शाही, तारीख, तारीख ए फिरोज शाही, फिरोज शाही, फिरोज शाही, इनके द्वारा भी झारखंड का नाम झारखंड रखा गया। और एक है तारीख ए बंगला, तारीख ए बंगला, बंगला, तारीख ए बंगला, ये बंगल नहीं है, बंगला है। तो झारखंड का नाम झारखंड 4 जगह 4 चीज़ों में लिखा गया। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत में भी झारखंड का नाम झारखंड लिखा गया। तारीख है फिरोज शाही में भी झारखंड का नाम झारखंड लिखा गया। और सियार उल मुत खरानी, सियार उल मुत खरानी में भी झारखंड का नाम झारखंड रखा गया। और तारीख ए बंगला में भी झारखंड का नाम झारखंड रखा गया। देखिए अभी मैंने यही चीज़ याद करवाया कि अकबरनामा में कोकरा कहेंगे, आईने अकबरी में खंकारा कहेंगे, तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा कहेंगे, और मुगल काल में खुखरा या कुकरा या कुकरा कहेंगे। और जायसी द्वारा पद्मावत, सियार उल मुतखरानी और तारीख है फिरोज शाही, तारीख है बंगला में झारखंड का नाम झारखंड होगा। अगला सवाल, अब देखिए, अब फटाफट बना दीजिएगा क्योंकि मैं सब पढ़ा चुका हूँ। बताइए वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड का नाम किससे संबोधित किया जाता है? मुरंड, आराम से निकल गया मुरंड। टॉलमी ने झारखंड के किस नाम से संबोधित किया गया? ये आउट ऑफ सिलेबस है, अभी बता देते हैं क्या होगा, ये अभी नहीं पढ़ा हूँ लेकिन इसमें मुंडल कहा गया, याद कर लीजिए कि टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो भाई मुंडल के नाम से संबोधित किया गया। अब देखिए भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से किया गया? तो किक्कट प्रदेश, याद है ना, एक किक्कट प्रदेश कहा गया था ऋग्वेद में, लेकिन वो किक्कट लिखाया था ऐसे ऋग्वेद में, लेकिन ये है किक्कट ऐसे, तो भागवत पुराण में कहा गया है। कितना जल्दी जल्दी बना रहे हैं। अब बताना है झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है किस किस चीज़ में मिलता है? तो आपको हम पद्मावत के बारे में भी बताए होंगे कि झारखंड का नाम मिलता है। कबीर के दोहे में भी झारखंड का नाम मिल जाता है। पद्मावत में भी झारखंड का नाम, कबीर के दोहे में भी। आपको 13वीं सदी के ताम्र, एक्चुअली में ये सी आंसर होगा कि मैंने पद्मावत और फिर कबीर के दोहे, तारीख ए फिरोज शाही में भी नाम मिल जाता है, और तारीख ए बंगला में भी मिल जाता है, और 13वीं सदी के ताम्रपत्र में भी झारखंड का नाम झारखंड ही मिलता है। लेकिन आपको बताए थे कि आईने अकबरी में झारखंड का नाम खंकरा हुआ करता है, खंकारा हुआ करता है, खंकारा, आईने अकबरी में इसका नाम होता है। तो चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन, विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तब वो संबोधित किया गया मुंड। विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो मुंड के नाम से। फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया? तो वो किया गया है कुक्कुटलाड, कुक्कुटलाड। किस नाम से किया गया? कुक्कुटलाड। फाहियान के द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया? तो कुक्कुटलाड के नाम से। पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो कालिंद देश, कालिंद देश। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड का नाम कि कालिंद प्रदेश से संबोधित किया गया। इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर बीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? तो इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर बीरभूम तक संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? तो वो है काशी। इतिहासकार बुकानन ने काशी से लेकर बीरभूम तक, कहाँ से? काशी से लेकर बीरभूम तक संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया गया है। एक इतिहासकार थे बुकानन, कौन थे इतिहासकार? बुकानन। उन्होंने काशी से लेकर बीरभूम तक
संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया। महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? तो जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। जब महाभारत काल हुआ, महाभारत हो रहा था, तो उसमें जो झारखंड है वो किस बृहदर्थ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? तो जरासंध के क्षेत्र में था। जरासंध अपने शत्रुओं को झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था ताकि जंगली जानवर उनका शिकार कर सके। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तब वो जाना जाता था छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। ईस्ट इंडिया जब कंपनी आई तो झारखंड को किस नाम से जाना? तो छोटा नागपुर के नाम से जाना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया था उसके समय में झारखंड पहले चुटिया नागपुर के बाद में नई सीमाओं के साथ छोटा नागपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया? तो किशुनपुर। 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया? तो किशुनपुर। यही किशुनपुर को आज के डेट में रांची के नाम से जाना जाता है। फिर से क्वेश्चन देखिए कि 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया? तो वो था किशुनपुर। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो पुंडरीक देश के नाम से की गई है। किस नाम से की गई है? तो पुंडरीक देश के नाम से की गई है। महाभारत का जो दिग्विजय पर्व था उसमें झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो वो किया गया है पुंडरीक देश के नाम से किया गया है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा पुंडरीक देश या पशुभूमि नाम से की गई है। पुंडरीक देश या पशुभूमि नाम से की गई है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा पुंडरीक देश या पशुभूमि के नाम से किया गया है। महाभारत में इस क्षेत्र को अर्कखंड यानी कर्कखंड के नाम से भी संकेतित किया गया है। महाभारत में दो नाम से किया गया है, एक तो हो गया खुद पुंडरीक देश और एक और इसका नाम था कर्कखंड। और एक कह सकते हैं अर्कखंड भी इसका नाम रखा गया। कर्कखंड क्यों रखा गया होगा? आप समझ गए होंगे कि रांची से कर्क रेखा पास करता है, इसीलिए कर्कखंड है, माने झारखंड से कर्क रेखा पास करता है। हम लोग बढ़ेंगे 22वें नंबर सवाल की तरफ। अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें झारखंड को किस नाम से जाना गया? तो वो अटावी के नाम से जाना गया। अटावी या आठवीं के नाम से जाना गया। अटावी या आठवीं के नाम से जाना गया। अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें झारखंड को किस नाम से जाना गया? तो अटावी या आठवीं के नाम से जाना गया। मलिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? तो पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी याद करवा दिया था मैंने। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, इस क्वेश्चन को भी मैं करवा चुका हूँ। आप लोग आंसर कमेंट में भेजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो वो मुरंड के नाम से किया गया है। मुरुंड के नाम से किया गया है। और ये प्रयाग प्रशस्ति जो था, ये प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना कौन किया था? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने। निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? तो कबीरदास ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है। आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तब वो किया गया खंकराह और कोकरा। ये दोनों ही नाम आईने अकबरी में किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में कह रहा है कि ह्वेनसांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? तो किलोनासुफालाना। कर्ण स्वर्ण शब्द। हाँ, अब देखिए
ये जो फायान है हेन त्सुआंग है, ये किसके शासनकाल में आया था? तो हा से हुएन और हा से हर्षवर्धन के समय काल में। तो हेन त्सुआंग ने झारखंड को किस नाम से बोला गया? तो कीलोना सुफालाना, सुफालाना, कीलोना सुफालाना। मुगल काल के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुकरा या खुखरा, कुकरा या खुखरा के नाम से जाना जाता था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नारीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? तब वो जाना गया संथाल परगना, संथाल परगना। निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नारीखंड, प्राचीन काल में नारीखंड और बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? तो वो था संथाल परगना। झारखंड को कर्क रेखा के नाम से क्यों जाना जाता है? अब आप ही बता दीजिए। जनजातियों की अधिकता के कारण, जनजातियों की अधिकता के कारण, क्योंकि यहाँ 26.20% जनजाति है। तो इस तरीके से ये टॉपिक खत्म हो गया। अब चालू करेंगे प्रागैतिहासिक काल। देखिए इन सब का जो PDF है आप लोग को हमारे जो टेलीग्राम चैनल है PCS सॉल्यूशन 360 पे आप लोग को मिल जाएगा, सॉल्यूशन 360 में। और ये लिंक PCS सॉल्यूशन 360 का लिंक जो है वो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इस लिंक से इस सब PDF आप निकाल सकते हैं ताकि आप लोग जल्दी से रिवीजन कर सकें। देखिए अब हम लोग प्रागैतिहासिक काल का पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हजारीबाग जिले में पूरा पाषाण कालीन स्थल का उत्खनन कब कराया गया? तब वो करवाया गया था 1991 में। हजारीबाग जिले में पूरा पाषाण कालीन स्थल का उत्खनन कराया गया 1991 में। हजारीबाग जिला का पूरा पाषाणिक स्थल का उत्खनन कब किया गया? तो 1991 में। दूसरा तो क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण कालीन स्थल चाईबासा में है? निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण कालीन स्थल चाईबासा में? तो पूरा पाषाण चाईबासा में कौन है? तो वो है दरगाम। कौन है? दरगाम। दरगाम जो है ये पूरा पाषाण कालीन स्थल है दरगांव, जो कि कहाँ है? चाईबासा में। अब आपको सुमेलित करना है थर्ड को, तो चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं। थर्ड में कह रहा है कि नक्षत्र के चित्र किससे मिलेंगे? तो नक्षत्र के चित्र इसको से मिलेंगे। नक्षत्र के चित्र किससे मिलेंगे? इसको। नक्षत्र के चित्र इसको। पत्थर के स्लेट बुर्जू से मिलेंगे। पत्थर के स्लेट कहाँ से मिले हैं? बुर्जू से मिले हैं। नक्षत्र के चित्र मिले हैं इसको से, और पत्थर के स्लेट मिले हैं बुर्जू से, और लोहे का आरी मिला है बसिया से। लोहे का आरी मिला है बसिया से। लोहे की आरी कहाँ से मिला है? बसिया से। पत्थर का स्लेट कहाँ मिला है? बुर्जू से। और नक्षत्र का चित्र कहाँ मिला है? इसको से। नेक्स्ट, अभी दरगामा गांव पढ़े थे कि दरगामा गांव डैश कालीन स्थान है, तो वो है मध्यपाषाण कालीन स्थान है। कौन सा है? मध्यपाषाण कालीन है। अब देखिए पाषाण कालीन झारखंड में के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो दुमका से मिला है, पलामू से मिला है, धनबाद, रांची, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि से मिला। और इसी मध्य पाषाण कालीन में ही पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, जिसका कालक्रम माना जाता है 10,000 ईसा पूर्व, यानी 10,000 BC से लेके 4,000 BC तक माना जाता है। अगला सवाल, किस पूरा पाषाण कालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? तो वो पाए गए हैं इसको से। कहाँ से? इसको से। और इसको है कहाँ असल में? तो हजारीबाग में है। इसको कहाँ है? हजारीबाग में है। और यहाँ से क्या क्या मिला है? तो भूल भुलैया की आकृति मिला है, और अंतरिक्ष, जहाज मिला है, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं। यहाँ से बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र, दीर्घा आदि भी प्राप्त हुआ है। क्या क्या प्राप्त हुआ है? आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र भी, खुला सूर्य मंदिर भी प्राप्त हुआ है, और शैल चित्र, दीर्घा आदि भी प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पूर्व पुरा पाषाण काल के। झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पूर्व पुरा पाषाण काल के। सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृद भांडों के अवशेष, पत्थर के मन के, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? तो बोनगढ़ा। सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृद भांडों
के अवशेष, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। तो बोनगरा पश्चिमी सिंहभूम जिला के बोनगरा क्षेत्र से हाथ से बनी मृदभांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, वलय पस्तर आदि प्राप्त हुए हैं। अब सम्मिलित करना है 8 नंबर का। तो चलिए देखिए, कब्रगाह के अवशेष कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वो हुआ है लूम्पगढ़ी के से प्राप्त हुआ है। कब्रगाह का अवशेष कहाँ से मिला है? तो लूम्पगढ़ी के से। बुद्ध के भूमि स्पर्श मुद्रा मूर्ति कहाँ से मिला है? तो पलामू के किला से प्राप्त हुआ है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मूर्ति कहाँ से? पलामू के किला से। तांबे के 49 खानों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो वो मिले हैं बाहर गंडा से। ये कहाँ है? हजारीबाग में है। कहाँ है? हजारीबाग में है। तो तांबे के 49 खानों के अवशेष कहाँ हैं? तो बाहर गंडा से मिला है, हजारीबाग में। आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर कहाँ है? तो इसको में है। इसको कहाँ है? भी हजारीबाग में है। इसको कहाँ है दोस्तों? तो हजारीबाग में है। आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर कहाँ है? तो इसको में है, इसको में। अगला सवाल देखते हैं कि द्वितीय नवपाषाण काल का आरंभ झारखंड में कब से माना जाता है? तो वो माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से। द्वितीय नवपाषाण काल का आरंभ झारखंड में 1500 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। अगला सवाल, सॉरी ये प्रागैतिहासिक काल फिर से ये हो गया है। अब देखते हैं हम लोग 10 नंबर को सवाल। 10 नंबर कह रहा है, ये क्या हो रहा है, सॉरी, हाँ, झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये गलत है। तो देखिए कौन से सही हैं। कह रहा है कि पहला पॉइंट जो सही है, पहले क्वेश्चन को फिर से देखिए कि झारखंड के विभिन्न स्थानों से, झारखंड का जो विभिन्न स्थान है वहाँ से प्राप्त जो भी हुआ है पुरातात्विक अवशेष, उसके संबंध में पुरातात्विक झारखंड से के विभिन्न स्थानों से जो प्राप्त जितना भी पुरातात्विक अवशेष है उसके संबंध में देखिए कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन ये है कि दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं, बल्कि हजारीबाग के दुमदुमा से शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। ये जो दुमदुमा है वो कहाँ है? ये दुमदुमा है हजारीबाग में। कहाँ है? हजारीबाग में, जहाँ से क्या मिला है? शिवलिंग प्राप्त हुआ है दुमदुमा से। लूम्पगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये सही है। लूम्पगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये सही है। बोनगरा से हाथ से बने मृदभांड तथा पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। बोनगरा से क्या मिला है? तो हाथ से बने मृदभांड तथा पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। नामकुम से तांबे एवं लौह के औजार तथा बाण के फलक प्राप्त हुए हैं। नामकुम से तांबे एवं लौह के औजार तथा बाण के फलक प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये डी होगा, क्योंकि सारे के सारे कथन सत्य हैं, कोई भी असत्य नहीं है। तो सबसे पहले कह रहा है कि हजारीबाग के जिला में इसको, हजारीबाग जिला है वहाँ है इसको, उसका संबंध देखिए। इसको से प्राप्त जो शैल चित्र हैं दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव का चित्र प्राप्त हुआ। नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। यहीं से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुआ है। यहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा भी प्राप्त हुआ है, और यहीं से भूल भुलैया जैसी आकृति भी प्राप्त हुई है। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको से प्राप्त नहीं हुआ है? तो कब्रगाह के अवशेष ये अब इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं, बल्कि ये लूम्पगढ़ी के से प्राप्त हुआ है, लूम्पगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। बाकी सारे जो प्राप्त अवशेष हैं ये सब के सब हजारीबाग इसको से ही प्राप्त हुए हैं। जैसे बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर और शैलचित्र दीर्घा। झारखंड में अर्धमानवों का गुफाओं में निवास करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो है 10,11,000 ईस्वी पूर्व तक का काल। फिर से सुनिए, झारखंड में अर्धमानवों का गुफाओं में निवास करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो है 10,11,000 ईस्वी पूर्व तक का काल। 10,11,000 ईस्वी पूर्व तक का काल।
झारखंड में अर्धमानवों का गुफाओं में निवास करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो है 10,11,000 ईस्वी पूर्व तक का काल। अब मिलाने का कह रहा है, सुमेलित करने कह रहा है, तो आइए चलिए सुमेलित करते हैं। कांसे के प्याले कहाँ से मिला है? ये मिला है लोहरदग्गा से। कांसे का प्याला कहाँ से मिला है? लोहरदग्गा से। बाण के फलक कहाँ से मिला है? नामकुम से। बाण का फलक कहाँ से मिला है? बाण का फलक नामकुम से। और दुर्लभ शैल चित्र ये मिला है बोनगढ़ा से। बोनगढ़ा से। दुर्लभ शैल चित्र कहाँ से मिला है? बोनगढ़ा से। बोनगढ़ा से मिला है, बोनगढ़ा से। और पत्थर के मन के भवनाथपुर से मिला है। भवनाथपुर से मिला है। भवनाथपुर से मिला है। भवनाथपुर से मिला है। पत्थर के मन के कहाँ से मिले हैं? तो भवनाथपुर से मिला है। कांसे का प्याला कहाँ से मिला? लोहरदग्गा से। बाण के फलक कहाँ से मिला? नामकुम से। बाण के फलक नामकुम से। दुर्लभ शैलचित्र कहाँ से मिला? बोनगढ़ा से। पत्थर के मन के कहाँ से मिला? भवनाथपुर से। देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है, जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? तो पांडू। झारखंड का जो पांडू है ये जो है पलामू जिले में है। पांडू कहाँ है? पलामू जिले में। यही से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है और इसी को पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया। पटना संग्रहालय में जो पाया गया है पांडू से, जो कि पलामू में पांडू है, वहाँ से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है, जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया। झारखंड की किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? ध्यान से सुनिए। झारखंड की वो कौन सी जनजाति है जिसको लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो वो है असुर तथा बिरजिया। असुर तथा बिरजिया। झारखंड की असुर तथा बिरजिया जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। विद्वानों ने पूरा पाषाण काल का निर्धारण किया, तब वो निर्धारण किया है 10,11,000 ईस्वी पूर्व के काल तक। विद्वानों ने पूरा पाषाण काल का निर्धारण किया है 10,11,000 ईस्वी पूर्व तक का काल। इस काल के लोग आखेटक एवं खाद्य संग्राहक हुआ करते थे। खाद्य संग्राहक या आखेटक हुआ करते थे और इसी काल में कृषि का ज्ञान नहीं था और तथा पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था। 10,11,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को पूरा पाषाण काल माना गया विद्वानों के द्वारा। और इस काल में लोग आखेटक और खाद्य संग्राहक हुआ करते थे और इसमें न तो कृषि का ज्ञान था और न ही पशुपालन का ज्ञान था। झारखंड में मानव निवास संबंधी सबसे पुराने अवशेष किस काल के हैं? तब वो हैं पूर्व पाषाण काल के। झारखंड में मानव निवास संबंधी सबसे पुराने अवशेष किस काल के हैं? तो वो हैं पूर्व पाषाण काल के। यह जो कालक्रम माना गया वो है 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेके 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना गया। झारखंड में मानव निवासी संबंधी पुराने अवशेष किस काल के हैं? तो पूर्व पाषाण काल के। और ये कब से कब तक माना गया पूर्व पाषाण काल को? तो 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना गया। झारखंड में इस काल के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त हुए। और इसमें क्या मिले हैं? तो पत्थर के औजार मिले हैं। कहाँ से? हजारीबाग से। और इस काल के लोग भी आखेटक और खाद्य संग्राहक ही थे। इस काल में भी कृषि का ज्ञान नहीं था, ना ही पशुपालन का आरंभ हो पाया था। अब देखेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। सॉरी, इसमें 10 फिर से वही प्रिंट हो गया है। अगले हम पेज में चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में ताम्र पाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान था? तो वो था सिंहभूम। झारखंड में ताम्र पाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान था? तो वो था सिंहभूम। फिर से देखिए क्वेश्चन कि झारखंड में ताम्र पाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा था? तो वो था सिंहभूम। इस युग में ताम्र पाषाण काल के टाइम पे असुर बिरजिया बिरहोर जनजाति के द्वारा तांबे के खानों से अयस्क निकालकर वह उसे गलाकर विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाता था। असुर बिरजिया बिरहोर जनजाति के द्वारा 3 जनजाति फेमस है।
कौन कौन? असुर, बिरजिया, बिरहोर, जो कि आदिम जनजाति के नाम से भी जाना जाएगा। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? तो वो हैं हजारीबाग से। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? तो वो हैं हजारीबाग से। और यहीं से निर्मित चित्र खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र दीर्घा भी प्राप्त हुआ है। इनमें से किस स्थान से मिट्टी के दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? फिर से, इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो वो है पांडु। पांडु से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य मिट्टी के दीवार थे, मिट्टी के कलश थे, तांबे के औजार थे और चार पाए वाली पत्थर के चौकी पहुंची थी। और कहाँ था ये आपको बताए थे। बताइए कि पांडु कहाँ है। आप लोग का थोड़ी देर पहले ही आप लोग को इसके बारे में बताए थे कि पांडु कहाँ है। बताइए, सोचिए जरी सा, ये कहाँ का था? पलामू में था। निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो वो हैं इसको हजारीबाग। निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक स्रोत मिले हैं? तो वो हैं चित्र मिले हैं। तो वो हैं इसको हजारीबाग। बारटोला, लुम्पुगडीह, चाका हातारी, मारंगहदा, अनगड़ा, तमाड़, खुंटी, मुरुंद, पोकला आदि स्थानों से नवपाषाणकालीन सामग्रियां प्राप्त हुए। उपरोक्त स्थान किस जिले में है? तो उपरोक्त स्थान रांची जिले में है। कहाँ है? रांची जिले में है। देखेंगे अगला सवाल कि हजारीबाग स्थित पुरातात्विक स्थल इसको के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सारे कथन सत्य हैं कि भूल भुलैया जैसी आकृति मिले हैं, आदि मानव निर्मित शैल चित्र मिले हैं, चित्र दीर्घा मिले हैं। इसको का संबंध जो कि हजारीबाग में है इसको। तो बहुत सारा चीज़ तो आपको याद हो गया होगा। दुमका के किस स्थान से मध्यपाषाणकालीन सामग्रियां प्राप्त हुए हैं? तो सभी से, भोलाडीह से भी, अमरापाड़ा से भी और बांदरकोला से भी। ठीक है। दुमका के किस स्थान से मध्यपाषाणकालीन सामग्रियां प्राप्त हुई है? तो भोलाडीह, आमरापाड़ा और बांदरकोला से भी। नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं? तो 12 प्रकार के हस्त कुठार। नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं? तो 12। भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों के लिए हुआ करता था? तो गुमला, लोहरदगा, रांची के लिए। भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों के लिए हुआ है? तो रांची, गुमला, लोहरदगा। रामगढ़ के किस स्थान पर पुरापाषाण कालीन मानव सभ्यता से संबंधित स्थल है? दामोदर घाटी, बरगुंडा, करहर बारी। रामगढ़ के किस स्थान पर पुरापाषाण कालीन मानव सभ्यता से संबंधित स्थल हैं? तो दामोदर घाटी है, बरगुंडा है और करहर बरी है। सिंहभूम के दुगनी हरिबेड़ा, चांडिल, चकुलिया आदि क्षेत्र किस काल से संबंधित हैं? तो वो जो संबंधित हैं, जो बताइए, फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि सिंहभूम के दुगनी हरिबेड़ा, चांडिल, चकुलिया आदि क्षेत्र किस काल से संबंधित हैं? तो वो संबंधित हैं नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल का कालानुक्रम कब से कब तक है? तो 10,000 ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक है। कब से? 1,000 ईसा पूर्व तक। और इसी टाइम पे कृषि का प्रारंभ हो चुका था झारखंड में। कृषि की शुरुआत इसी काल में हो चुका था। देखेंगे हम लोग जल्दी से 30 नंबर क्वेश्चन। फिर से वही पेज आ गया है, तो 30 नंबर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि झारखंड के किस स्थल से कांस के तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिली है? तो मुरद से। झारखंड के मुरद से कांस की तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई है। चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड के संधरी स्थान
चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड के संधरी स्थान, कौन सा, चतरा जिला का गिद्धौर प्रखंड का संधरी स्थान से पुरातात्विक कालीन क्या मिला है? तो मेगालिथ पत्थर, मेगालिथ पत्थर मिला है। क्या मिला है? मेगालिथ पत्थर मिला है। देखेंगे अगला सवाल, कांस्य युगीन औजारों का निर्माता झारखंड के किस जनजाति को माना जाता है? तो असुर जनजाति को माना जाता है। कांस्य युगीन औजारों का निर्माता झारखंड के किस जनजाति को माना जाता है? तो वो है असुरी जनजाति। देखिए हम सुमेलित करने कह रहा है, तो आइए चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं। बेनूसागर, बेनूसागर जो स्थल है, यहाँ से क्या क्या मिला है बेनूसागर से? तो जैन की मूर्तियाँ मिला है। बेनूसागर से क्या मिला है? जैन की मूर्तियाँ मिला है। भवनाथपुर, भवनाथपुर कहाँ है? गढ़वा में। यहाँ से क्या मिला है? तो हिरन मिला है, भैंसा मिला है, भैंसा का चित्र मिला है। हिरन भैंसा का चित्र कहाँ से मिला है? तो भवनाथपुर गढ़वा से। भवनाथपुर गढ़वा से क्या मिला है? हिरन भैंसा का चित्र। और बेनूसागर, बेनूसागर से जैन मूर्तियाँ मिला है। और बाहर गंडा, बाहर गंडा से क्या मिला है? तो 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुआ है। बाहर गंडा से 49 खानों के अवशेष। और लुम्पगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष, लुम्पगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष। 34 नंबर प्रश्न, सिंहभूम के किस स्थान पर प्रागैतिहासिक कालीन मानव सभ्यता से संबंधित स्थल है? तब वो है भोलाडीह, चुकलिया और अंधारी। सिंहभूम के किस स्थान पर प्रागैतिहासिक कालीन मानव सभ्यता से संबंधित स्थल है? तब वो है भोलाडीह, अंधारी, चुकलिया। किस स्थान से नवपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तब वो हैं खूंटी से, मारांग हाथू से, तमार से। तमार, खूंटी और मारांग हाथू स्थान से नवपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो खूंटी से, तमार से और मारांग हाथू से, मारांग हाथू से। बुधुडीह, चांद साई, डावर, हरहर घाटी, जासीकीर, कांकेर, सोला, लिदापिसा पहाड़ी से पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त स्थान किस जिला में है? तो दुमका जिला में है। कहाँ है? दुमका जिला में है। फिर से सुन लीजिए, बुधुडीह, चांदसाई, बुधुडीह, चांदसाई, डावर, हरहर घाटी, डावर, हरहर घाटी, जासीकीर, कांकेर, सोला, जासीकीर, कांकेर, सोला, लिदापिसा पहाड़ी से पुरातात्विक सामग्रियां प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दुमका से। झारखंड से प्राप्त मध्यपाषाण कालीन सामग्रियां किस संस्कृति से संबंधित हैं? तब वो हैं लघु पाषाण संस्कृति से। झारखंड से प्राप्त मध्यपाषाण कालीन सामग्रियां किस संस्कृति से संबंधित हैं? तो लघु पाषाण संस्कृति से। आपको पता ही होगा कि मध्यपाषाण काल का जो समय काल था वो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और इसी काल में सामग्रियां लघु पाषाण संस्कृति से संबंधित है। और इस काल में पशुपालन की शुरुआत तो हो चुकी थी। और इसमें जो जिले आते हैं वो आते हैं दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। तो दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम आता था कौन से काल से? तो लघु पाषाण संस्कृति काल से। तो इस तरीके से ये वाला भी टॉपिक फिनिश हो गया। अब हम लोग चलेंगे धार्मिक आंदोलन की तरफ, धार्मिक आंदोलन की तरफ चलेंगे। अब धार्मिक आंदोलन में बात करेंगे तो है बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। अब इसमें बौद्ध धर्म में मिलान करने कह रहा है, तो चलिए मिलान करते हैं। मूर्तिया गांव, मूर्तिया गांव कहाँ से कौन से ज़िला में है मूर्तिया गांव? तो वो है पलामू में, पलामू में है मूर्तिया गांव। और बहरौनपुर, बहरौनपुर कहाँ है? बहरौनपुर वो है हजारीबाग में। बहरौनपुर कहाँ है? हजारीबाग में। मूर्तिया गांव कहाँ है? तो मूर्तिया गांव है पलामू में, मूर्तिया गांव है पलामू में। बहरौनपुर, बहरौनपुर कहाँ है? तो वो है बहरौनपुर हजारीबाग में। बहरौनपुर कहाँ है? हजारीबाग में है।
बरहानपुर में। फिर कटुंगा गांव कहाँ है? कटुंगा गांव का स्थल कहाँ, कौन से जिला में है? तो वो आपको मिल जाएगा गुमला में। कटुंगा कहाँ मिलेगा? गुमला में। और बेलवा दाग कहाँ मिलेगा? खूंटी में। बेलवा बेलवा दाग कहाँ मिलेगा? खूंटी में। और कटुंगा गांव कहाँ मिलेगा? गुमला में। और बेलवा दाग कहाँ मिलेगा? खूंटी में। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? तो वो है मूर्तियाँ गाँव। मूर्तियाँ गाँव कहाँ है? तो पलामू में है। कहाँ है? पलामू में है। मूर्तियाँ गाँव पलामू में है, जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है। जिसका संबंध कहाँ से है? बौद्ध धर्म से। और यहाँ से क्या मिला था? तो सिंह शीर्ष माला मिला था, जो कि सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। यहाँ से क्या मिला था? पलामू का मूर्तियाँ गाँव से, तो यहाँ से मिला था सिंह का शीर्ष मिला है। खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बेलवा दाग से। कहाँ से? बेलवा दाग से। खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बेलवा दाग से। बंगाल के पाल शासकों के शासनकाल के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ है? तो वो है वज्रयान शाखा। वज्रयान शाखा। बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? तो वज्रयान शाखा विकसित हुआ। वज्रयान शाखा विकसित हुआ। और झारखंड में कुमार गुप्त के प्रवेश हो जैसे हुआ तो बौद्ध धर्म का ह्रास भी प्रारंभ हो गया। देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? तो वो धनबाद जिले में धनबाद जिले में अवस्थित है। फिर से देखिए क्वेश्चन, झारखंड का जो दियापुर दालमी नामक स्थान है, दियापुर दालमी नामक स्थान है, वहाँ से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। और यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? तो धनबाद जिला में अवस्थित है। बुधपुर में बुधेश्वर मंदिर निर्मित है तथा बौद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। दियापुर दालमी नामक स्थान झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। बुधपुर में बुधेश्वर मंदिर निर्मित है तथा बौद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? तो वो है डॉक्टर वीरोत्तम। निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? तो डॉक्टर वीरोत्तम ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसमें लिखा था झारखंड इतिहास एवं संस्कृति। इसी में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड को बताया था। अब देखते हैं, फिर से मिलान करने का रहा 7 नंबर को, तो चलिए मिलान करते हैं। पटम्बा गांव कहाँ है? कौन से जिला में है? पटम्बा गांव, जो कि एक बुद्धकालीन स्थल है। पटम्बा गांव कहाँ मिला है? ये कहाँ है? तो जमशेदपुर में है। पटम्बा गांव जमशेदपुर में है। और ईचागढ़ कहाँ है? तो सरायकेला खरसावा में है। ईचागढ़ एक बौद्धकालीन स्थल है जो सरायकेला खरसावा में है। और दियापुर दालमी कहाँ है? धनबाद में है। दियापुर दालमी कहाँ है? धनबाद में। और सीतागढ़ पहाड़ कहाँ है? हजारीबाग में। सीतागढ़ पहाड़ कहाँ है? हजारीबाग में है। झारखंड के किस स्थान से वो भगवान बुद्ध के 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? तो वो स्तूप मिली है सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग। सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग। झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? तो वो है कहाँ मिली है? तो सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से। अब फाहियान द्वारा हजारीबाग का जो सीतागढ़ पहाड़ है, इससे प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है फाहियान के द्वारा भी। देखेंगे नेक्स्ट सवाल, राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियां की खोज किसने की थी? तो कनिंघम ने की थी। किसने किया था? तो कनिंघम ने किया था। राजमहल क्षेत्र में कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियां की खोज किसने की? तो कनिंघम ने किया। निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो कुषाण के प्राप्त हुए हैं। कुषाण। निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो कुषाण राजवंश के। धनबाद में स्थित बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? दामोदर नदी के किनारे स्थित है। धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो दामोदर नदी के किनारे स्थित है।
अगला सवाल, गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? तो कटुंगा गांव। गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? तो कटुंगा गांव, कटुंगा गांव। और हजारीबाग के सूर्य कुंड से बुद्ध की प्रशस्तर मूर्ति मिली है। हजारीबाग के सूर्य कुंड से क्या मिला है? तो बुद्ध की प्रशस्तर मूर्ति मिली है। और भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा कहाँ से मिली है? कटुंगा गांव से। सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? तो रांची संग्रहालय में रखा गया है। सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? तो रांची संग्रहालय में रखा गया है। फिर से मिलान करने का रहा है 19 नंबर का क्वेश्चन, तो आइए मिलान करते हैं। बौद्ध स्मारक जो मिला है, बौद्धकालीन स्थल, वो मिला है धनबाद से। बौद्ध स्मारक कहाँ से मिला है? धनबाद से। और बौद्ध स्तूप मिला करुआ गांव से, करुआ गांव से। बौद्ध स्तूप कहाँ से मिला? करुआ गांव से। बौद्ध स्मारक कहाँ से मिला? धनबाद से। बुद्ध की प्रशस्तर मूर्ति कहाँ से मिली? तो हजारीबाग से। कहाँ से मिली? हजारीबाग से। बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से मिली? हजारीबाग से। बौद्ध विहार, बौद्ध विहार कहाँ से मिला? खूंटी से। और पटम्बा से मिला बुद्ध की 2 प्रतिमा। बुद्ध का 2 प्रतिमा कहाँ से मिला? पटम्बा से। पटम्बा से बौद्ध विहार, खूंटी से। बौद्ध का प्रशस्तर मूर्ति हजारीबाग से। बौद्ध स्मारक धनबाद से। देखते हैं अगला सवाल, जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है? तो वो पटम्बा गांव से मिली है। कहाँ से? पटम्बा गांव से। जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है? तो वो मिला है पटम्बा गांव से। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई है ईचागढ़ से। कहाँ से? ईचागढ़ से। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ईचागढ़ से। निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? तो हम आपको पहले ही बता दिए थे, कुमारगुप्त के प्रवेश से। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। और कुमारगुप्त का प्रवेश होते ही झारखंड से बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया था। पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? तो मूर्तिया गांव से। मूर्तिया गांव से। पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? तो मूर्तिया गांव से। अब देखते हैं 111 नंबर, सॉरी ये 111 ऐसी गलती से टाइप हो गया है, एक्चुअली इसके नंबरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है बुक में ही, तो ये नंबरिंग बाद में सुधर जाएगा। तो ये फिलहाल हम लोग ये सब क्वेश्चन देख लेते हैं मिलान करने का रहा। एक तरफ बौद्धकालीन स्थल है, दूसरी तरफ स्थान है। तारा की मूर्ति जो है ईचागढ़ से प्राप्त हुआ है। तारा की मूर्ति ईचागढ़ से प्राप्त हुआ है। 4 आकृतियों वाला एक स्तूप कहाँ से मिला है? तो सीतागढ़ पहाड़ से हुआ है। सीतागढ़ पहाड़ से क्या मिला है? तो 4 आकृतियों वाला एक स्तूप, 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है। खंडित बुद्ध मूर्ति, खंडित जो बुद्ध मूर्ति है वो घोलमारा से मिला है। कहाँ से मिला है? घोलमारा से मिला है। खंडित बुद्ध मूर्ति कहाँ से मिला है? घोलमारा से मिला है। और बौद्ध स्तूप कहाँ से मिला है? करुआ गांव से मिला है। करुआ गांव से मिला है। 113 नंबर देखते हैं, जैन धर्म से स्टार्ट हो जाता है। अब कह रहा है कि झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? तब वो कहा जाता है पारसनाथ। झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? तो वो है पारसनाथ। और पारसनाथ की पहाड़ी आपको पता होगा गिरिडीह में स्थित है और ये जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी विवाद में भी रहा है, तो ये करंट अफेयर से भी रिलेट करके पूछा जाएगा आपको जेपीएससी में। आपको पता होगा कि ये सीडीपीओ की भी वैकेंसी आया हुआ है, दोनों फार्म को साथ में भर दीजिएगा, दोनों में ही ये इंपॉर्टेंट आएगा। तो सीजीएल में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा, जेपीएससी की पीटी में भी और सीडीपीओ में भी। इवन जितने भी अभी झारखंड में एग्जाम होने वाले हैं सब में ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी में हुआ। इसका निर्माण कब हुआ? तो वो हुआ है 717 ईस्वी पूर्व में। 717 ईस्वी पूर्व में। फिर से देखिए क्वेश्चन,
कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्वाण कब हुआ? तो 717 ईस्वी पूर्व में। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इसका निर्वाण 717 ईस्वी पूर्व में हुआ था। पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो हनुमांड गांव से। कहाँ से? हनुमांड गांव से। हनुमांड गांव से। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड के हनुमांड गांव से जैन धर्म के पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल, झारखंड के बेनूसागर यानी पश्चिमी सिंहभूम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? तो जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुआ है झारखंड के बेनूसागर कहाँ है? सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में है, वहाँ से जैन की मूर्तियाँ प्राप्त हुआ है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किए हैं? तो वो थे टोटल 20। कितने थे? 20 के। 119 नंबर क्वेश्चन। 119 नंबर कह रहा है, सॉरी अब ये नंबरिंग सुधर गया। देखिए ये सब नंबरिंग जो 113 114 देख रहे होंगे ये हमने नहीं किया है और ना ही मैंने कोई गलती किया है, बल्कि बुक्स में ही ऐसे थे, नंबरिंग गलत किया हुआ था और सही से अब 21 से स्टार्ट हो गया। तो नंबरिंग पे छोड़ दीजिए, हम लोग को तो क्वेश्चन से मतलब है। जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं बी बॉल। कौन है? बी बॉल। जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वी बॉल हैं। जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे कथन जैन धर्म से संबंधित सारे कथन सत्य हैं। तो देख लीजिए कौन कौन से कथन हैं। पहला कथन कह रहा है कि सिंहभूम के बेनूसागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। सिंहभूम के बेनूसागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। दूसरा, छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। तीसरा, जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों के पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? तो आचारांग सूत्र से मिलता है। आचारांग सूत्र साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है। लोरे ए यदगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? तो इस शब्द का अर्थ होता है आंसुओं की नदी। लोरे यदगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? तो आंसुओं की नदी। आंसुओं की नदी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है कि कांसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में किस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं? तो ये साक्ष्य मिलेंगे जैन के। किसके साक्ष्य मिल जाएंगे? तो जैन धर्म के मिल जाएंगे। जैन धर्म के साक्ष्य मिल जाएंगे। कांसाई और दामोदर नदी घाटी किसके साक्ष्य मिलेंगे? तो मिल जाएंगे जैन धर्म के। सम्मेद शिखर जी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? सम्मेद शिखर जी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये आपको पता होगा कि गिरिडीह में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो गिरिडीह में स्थित है। देखेंगे अगला सवाल। अब इसमें फिर से सुमेलित करने का रहा 29 नंबर क्वेश्चन में। तो चलिए सुमेलित करते हैं। एक तरफ है जैन धर्म कालीन माने जैन धर्म का माने काल से समान और माने ये स्थल है और ये कौन सा स्थान पे है वो। हनुमांड गांव कहाँ मिलेगा? तो पलामू में मिलेगा। हनुमांड गांव कहाँ मिलेगा? पलामू में। बेनूसागर कहाँ मिलेगा? तो सिंहभूम में। बेनूसागर कहाँ मिलेगा? सिंहभूम में। कोल्हुआ पहाड़ कहाँ मिलेगा? कोल्हुआ पहाड़ चतरा में मिलेगा। कोल्हुआ पहाड़ चतरा में। पारसनाथ गिरिडीह में। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ कहाँ? कोल्हुआ पहाड़ तो चतरा जिले में। क्योंकि पहाड़ के संबंध में निम्न कथन कौन असत्य है?
तो ये वाला कथन असत्य है। कहता है कि हनुमान गांव जो कि जैन धर्म से संबंधित गांव है, जो झारखंड के चतरा ज़िले में है, ये गलत है, क्योंकि ये चतरा ज़िले में नहीं बल्कि ये पलामू ज़िले में, कहाँ है, पलामू ज़िले में है। हनुमान गांव जो कि जैन धर्म से संबंधित तो हैं, लेकिन ये चतरा ज़िले में ना होके पलामू जिला में है। यहाँ पर 9 सर्व छत्रोयुक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। चतरा जिले के जो कोल्हुआ पहाड़ है वहाँ पे क्या है, तो 9 सर्प छत्रोयुक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। 9 सर्प छत्रोयुक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। और इसी पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म के अनेक मूर्तियों के अवशेष अभी भी विद्यमान हैं। अभी भी इस पे क्या विद्यमान है, तो जैन और बौद्ध धर्म के अनेक मूर्तियों के अवशेष विद्यमान है। कहाँ, तो ये कोल्हुआ पहाड़ चतरा जिले में। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म की अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म की अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे, तो पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे नेमिनाथ। कौन थे, नेमिनाथ। कौन थे, नेमिनाथ। पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे, तो नेमिनाथ। यहाँ पे टोटल 20 तीर्थंकर ने अपना निर्वाण प्राप्त किया था। तो 20 को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप लोग याद करना चाहते हैं तो देख लीजिए, ये है, आप लोग याद कर लीजिए। सरक का अर्थ क्या है, तो सरक का अर्थ क्या है, तो वो है सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उन्हीं को सरक कहा जाता था। तो सरक का अर्थ क्या है, तो सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। जैन धर्म को 24 में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ पर्वत जिससे सम्मेद शिखर भी कहा जाता है निर्वाण प्राप्त हुआ, तो ये हैं 20। कितने हैं, 20 की संख्या में। बहुत बार हो चुका है ये क्वेश्चन। जैन धर्म के किस तीर्थंकर के नाम पर पारसनाथ पर्वत का नामकरण हुआ है, तो पार्श्वनाथ। जैन धर्म के किस तीर्थंकर के नाम पर पारसनाथ पर्वत का नामकरण हुआ है, तो वो है पार्श्वनाथ। तो इस तरीके से जैन धर्म वाला भी टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले टॉपिक मौर्यकाल एवं हर्षकाल। तो संभवतः ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो ये हम लोग लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद हम लोग का मध्यकाल चालू हो जाएगा, पूर्व मध्यकाल, जहाँ से भी हम लोग पढ़ेंगे आराम से मेडाइवल हिस्ट्री में अलग वीडियो में। तो हम लोग पहले एंशिएंट वीडियो को ख़त्म कर लें। तो चलते देखते हैं मौर्यकाल एवं हर्षकाल। पहला कह रहा है कि चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया था, तो आपको पता होगा आराम से, कुक्कुट देश के नाम से किया था, कुक्कुट देश। जो कौटिल्य थे उन्होंने कहा था कि जो कुक्कुट देश है वो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित था। और यहाँ पे इन्होंने इंद्रवाहक नदी की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा था कि इंद्रवाहक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते हैं। इंद्रवाहक संभवतः ईब और शंख नदियों का इलाका था। ये जो आज ईब है, ईब नदी और शंख नदी, इन दोनों को मिला के एक इंद्रवाहक नदी कहा गया। और इंद्रवाहक नदी से बताए थे कि हीरे की प्राप्ति होती है, ये कहा था कौटिल्य ने। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से अपनी सेना के लिए लेता था, तो वो लेता था हाथी। चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से अपनी सेना के लिए लेता था तो हाथी लेता था, हाथी। अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है, तो वो है अटाबी देश के नाम से की है। अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है, तो अटाबी देश के नाम से की है। अशोक का जो शिलालेख 13वां था उसमें झारखंड क्षेत्र की चर्चा अटाबी या आठवीं के नाम से किया गया है। अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख 2 में वर्णित है कि इस क्षेत्र की अभिजित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक व परलोक प्राप्त कर सकें। झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था जिसका नाम था रक्षित। जिसका क्या नाम था, रक्षिता। झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था जिसका नाम था रक्षित। निम्न में से किस मौर्य सम्राट ने कलिंग अभिलेख संख्या 2
निम्न में से किस मौर्य सम्राट ने कलिंग अभिलेख संख्या 2 में लिखा है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? तो वो लिखा है अशोक ने। किसने लिखा है? अशोक ने। अशोक ने लिखा है। कलिंगराज खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ था? तो झारखंड के रास्ते से। कलिंगराज खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ? झारखंड के रास्ते। झारखंड में कनिष्क जो कुषाण वंश के सबसे महानतम राजा था, उस समय के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो हैं रांची से प्राप्त हुए हैं। झारखंड में कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा था, उसके समय के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रांची से प्राप्त हुए हैं। निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंड्रबर्धन जिसमें झारखंड का अधिकांश भाग शामिल था, को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो वो है समुद्रगुप्त। निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंड्रबर्धन जिसमें झारखंड का अधिकांश भाग शामिल था, को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो समुद्रगुप्त। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सारे कथन सत्य हैं। देख लेते हैं कौन से कथन हैं। तो इसमें है कि कुषाण शासकों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर अधिकार था। कुषाण शासकों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर क्या था? अधिकार था। सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं। सिंहभूम में क्या मिले हैं? तो रोमन के सम्राटों का सिक्का भी मिला है। और चाईबासा में इंडो सिथियन सिक्के मिले हैं। चाईबासा में क्या मिला है? तो इंडो सिथियन सिक्का मिला है। देखेंगे 10वां प्रश्न। 10वां कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, जो बताने का रहा है? तो चंद्रगुप्त वन द्वारा बनाए गए मंदिर के अवशेष पलामू से मिला है। यही कथन असत्य है, क्योंकि ये मंदिर अवशेष पलामू से नहीं मिलते हैं। और बाकी के ये जो तीनों कथन हैं, ये तीनों ही कथन सत्य हैं कि झारखंड में मुंडा पहान के अतिरिक्त महतो भंडारी आदि की प्रथा गुप्तकालीन व्यवस्था की ही देन है। झारखंड में मुंडा पहान के अतिरिक्त महतो भंडारी आदि की प्रथा गुप्तकालीन व्यवस्था की ही देन है। हजारीबाग के महुदी पहाड़ में पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर संभवतः गुप्त काल के ही हैं। हजारीबाग के महुदी पहाड़ में पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर संभवतः गुप्त काल के ही हैं। सतगांवा में दर्जनों मंदिर के अवशेष हैं, जो सभी उत्तर गुप्त काल के हैं। सतगांवा में दर्जनों मंदिर हैं के अवशेष प्राप्त हैं, जो सभी उत्तर गुप्त काल के हैं। अब बताना है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें सभी के सभी कथन जो हैं आपको सत्य ही मिलेंगे कि रांची के निकट पिठौरिया पहाड़ पर एक गुप्त काल का कुआं मिला है। रांची के निकट जो पिठौरिया पहाड़ है, उस पर एक गुप्त काल का कुआं मिला है। गुप्त काल में आए चीनी यात्री फाहियान ने इस क्षेत्र को कुक्कुटलाड कहा है। गुप्त काल में जो चीनी यात्री आया था फाहियान, उसने इस क्षेत्र को कुक्कुटलाड कहा है। समुद्रगुप्त की सेना दक्षिण कोसल पर आक्रमण के समय झारखंड से होकर गुजरी थी। समुद्रगुप्त की सेना दक्षिण कोसल पर आक्रमण के समय कहाँ से गुजरी थी? झारखंड से ही गुजरी थी। गुप्त काल में अभूतपूर्व संस्कृति विकास हुआ था। इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। देख लीजिए अब 12 नंबर। निम्न में से कौन नागवंशी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे? तो सभी थे। मदन राय, कंदर राय, प्रताप राय। मदन राय, कंदर राय, प्रताप राय, ये नागवंशी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे। 600 ईस्वी के आसपास अंगराज जयनाग, जिसके अधीन संथाल परगना भी था, के किस सेनापति ने मगध राजा गृहबर्मन को हराकर मगध राज्य पर अधिकार कर लिया? तो वो है शशांक। 6000 ईस्वी के आसपास अंगराज जयनाग, जिसके अधीन संथाल परगना भी था, के किस सेनापति ने मगध राजा गृहबर्मन को हराकर मगध राज पर अधिकार कर लिया? तो वो थे शशांक। पश्चिम बंगाल गौड़ के शासक शशांक इस काल में एक प्रतापी शासक था। इसके साम्राज्य का फिर से देख लीजिए। पश्चिम बंगाल का जो गौड़ था, वहाँ का शासक कौन था? शशांक था, जो इस काल में एक प्रतापी शासक था। इसके साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक था। प्राचीन काल के शासकों में यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड के भूभाग में थी। शशांक कौन था? तो शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक कौन से धर्म का अनुयायी था?
तो शैव धर्म का। तथा उसने झारखंड में कई शिव मंदिरों का भी निर्माण करवाया। शशांक ने ही झारखंड में कई शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसके काल का प्रसिद्ध मंदिर बेनू सागर, जो कि बेनी सागर कहा जाता है, यह एक शिव मंदिर है बेनू सागर में, जो कि एक सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र में, सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर अवस्थित कोचांग में स्थित है। शिव मंदिर कहाँ स्थित है? कोचांग में स्थित है। हुएनसांग ने शशांक को बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णु वाला राजा बताया है। किसने बताया था? तो ह्वेनसांग ने। देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त ने जनजातियों पर नियंत्रण हेतु कौन से अधिकारी नियुक्त किया था? तो आटविक किया था। आटविक चंद्रगुप्त ने जनजातियों पर नियंत्रण हेतु कौन से अधिकारी का नियुक्त किया? तो आटविक का। अब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सारे के सारे कथन माने सत्य ही हैं। तो पहला देखिए, हर्षवर्धन के काल में जो आने वाला ह्वेनसांग था, ये मैंने बता दिया था कि कीलो ना सु फू सा सु फा लाना यानी कर्ण स्वर्ण कहा है, ये तो सही बात है। ह्वेनसांग को यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा किया था। यही जो ह्वेनसांग था, जो राजमहल क्षेत्र की चर्चा इसने किया था। अब प्राचीन झारखंड में शशांक एक ऐसा राजा था जिसने यहाँ लंबे समय तक राज किया। शशांक के प्राचीन झारखंड में लंबे समय तक राज्य किया था। निम्न में से किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो सिंहभूम से। सिंहभूम के क्षेत्र से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त होते हैं, जिससे कि पता चलता है कि झारखंड के वैदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है। और ध्यान रखने वाली बात है कि चाईबासा से इंडो सिथियन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। चाईबासा से किसके सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए। वहीं रांची से कुषाण कालीन के सिक्के, रांची से कुषाण कालीन के सिक्के, चाईबासा से इंडो सिथियन के सिक्के और रोमन साम्राज्य के सिक्के सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। कनौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी? तो जीवगुप्त दो को कनौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी? तो जीवगुप्त को। निम्न में से किस स्थान से इंडो सिथियन के सिक्के प्राप्त हुए? तब वो प्राप्त हुए चाईबासा से इंडो सिथियन के सिक्के प्राप्त हुए। मौर्य सम्राट अशोक के किस शिलालेख में झारखंड की चर्चा मिलती है? तो वो मिलती है 13वां शिलालेख से। और अशोक ने झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी रक्षित को भी भेजा था। किसको भेजा था? तो धर्म अधिकारी रक्षित को भेजा था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा किया गया है? तो इंद्रवाहक नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा किया गया है। कहाँ से? इंद्रवाहक नदी से। अब देखना है 21 नंबर कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सारे के सारे कथन दोस्तों सत्य हैं। पाल वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का अंग था। पाल वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का क्या था? अंग था। पाल वंश की सेना में हाथी झारखंड के जंगलों से भेजा जाता था। पाल वंश का जो सेना था उसमें हाथी झारखंड के जंगलों से भेजा जाता था। पाल वंश की सेना में झारखंडी तत्वों का समावेश था। पाल वंश की सेना में झारखंडी तत्वों का झारखंडी तत्वों का समावेश था। अब देखते हैं अगला सवाल। किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? तो वो कौन सा क्षेत्र शामिल था? तो वो था आर राम शास्त्री के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। देखेंगे 23 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था? तो दक्षिणापथ। निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था? तो दक्षिणापथ। गुप्त काल में झारखंड के किस क्षेत्र में पत्थरों को काटकर बौद्ध मंदिर बनाए जाते थे? तो हजारीबाग। गुप्त काल में झारखंड के किस क्षेत्र में पत्थरों को काटकर बौद्ध मंदिर बनाए जाते थे? हजारीबाग। झारखंड के किस स्थान से गुप्तकालीन कुआं मिला है? तो बुकरू। रांची से बुकरू बुकरू को ही पिठोरिया भी कहा जाता है। बुकरू को ही पिठोरिया कहा जाता है। झारखंड के किस स्थान से गुप्तकालीन कुआं मिला है? तो बुकरू से। तो ये टॉपिक भी आपको खत्म हो गया। अब एक टॉपिक और है
ये है पूरब मध्यकाल, जिसमें इसमें मैं करवा देता हूँ। इसमें टोटल 8 प्रश्न ही हैं, तब अगले वीडियो में हम आपको मध्यकालीन इतिहास करवा देंगे। तो ये पूर्व मध्यकाल हम लोग मध्यकालीन झारखंड से पहले वाला ये टॉपिक है, लास्ट कर लेते हैं। निम्न में से किस स्थल से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं? तो ईटखोरी से, झारखंड का ईटखोरी से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। झारखंड के ईटखोरी से पाल शासक महेंद्र पाल का शिलालेख मिला है। ईटखोरी स्थित मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण संभवतः हुआ है, तो वो हुआ पाल काल से। ईटखोरी स्थित मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण संभवतः हुआ है पाल काल से। नागवंशी राजा मोहन राय तथा गजघंट राय किस पालकालीन राजा के समकालीन थे? तो वो महेंद्र पाल के थे। नागवंशी राजा मोहन राय तथा गजघंट राय किस पालकालीन राजा के समकालीन थे? तो महेंद्र पाल। निम्न में से किस कवि के सांस्कृतिक परंपरा से झारखंड संबंध रहा? तो वो रहा जयदेव से। निम्न में से किस कवि के सांस्कृतिक परंपरा से झारखंड संबंध रहा है? तो वो रहा है जयदेव से। जयदेव नामक के कवि के सांस्कृतिक परंपरा से झारखंड का संबंध रहा है। 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि 12वीं सदी में पहली बार उड़ीसा के किस राजा ने खुद को झारखंड का राजा घोषित किया है? तो वो है नरसिंह देव प्रथम द्वितीय। 12वीं सदी में पहली बार उड़ीसा के किस राज ने खुद को झारखंड का राजा घोषित किया? तो नरसिंह द्वितीय ने। पूर्व मध्यकाल में झारखंड का कौन सा स्थान तीर्थ स्थल रहा था? तो ईटखोरी रहा था। ईटखोरी भी रहा था, पारसनाथ भी रहा था, और सीतागढ़ नामक स्थान तीर्थस्थल रहा था, जो आज भी विद्यमान है। पूर्व मध्यकाल में झारखंड का कौन सा स्थान तीर्थस्थल रहा था? तो ईटखोरी, पारसनाथ और सीतागढ़। ये ऑप्शन ए गलत लिखा हुआ है, डी होगा। नागवंशी राजा भीमकर्ण ने किसका निर्माण करवाया था जिसका अस्तित्व आज भी है? तो भीम सागर का निर्माण करवाया था, जिसका अस्तित्व आज भी है। नागवंशी राजा भीमकर्ण का किसका निर्माण करवाया था जिसका अस्तित्व आज भी है? तो वो है भीम सागर का। अब देखिए, अब इसके बारे में कुछ जान लीजिए, जो डिस्कशन है, एक्सप्लेनेशन है, ये जान लीजिए। देखिए, नागवंशी राजा जो भीमकर्ण था, उसने भीम सागर का निर्माण करवाया, ये क्वेश्चन था, जिसका अस्तित्व आज भी है। भीमकर्ण प्रथम प्रतापी शासक था। जो भीमकर्ण था प्रथम, जो एक प्रतापी शासक था, जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। मतलब भीमकर्ण राय होना चाहिए था इसका नाम, लेकिन भीम राय इसका नाम होना चाहिए था, लेकिन इसने नाम अपना भीमकर्ण रखा। कर्ण की उपाधि कलचुरी राजवंश के उपाधि से प्रभावित थी। ये जो कर्ण उपाधि लिया वो कलचुरी राजवंश से प्रभावित था। इसने अपनी राजधानी चुटिया से खुखरा स्थानांतरित कर दिया। चुटिया से खुखरा कर दिया। लास्ट सवाल देख लीजिए। धनबाद के गोविंदपुर में पूर्व मध्यकालीन कवि रचित शिलालेख मिला है, उस कवि का क्या नाम था? तो उस कवि का नाम था कवि गंगाधर। धनबाद के गोविंदपुर में पूर्व मध्यकालीन कवि रचित शिलालेख मिला है, उस कवि का क्या नाम था? तो कवि गंगाधर नाम था। तो इस तरीके से दोस्तों, ये मैंने पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री आपका जो झारखंड का था वो ख़त्म कर दिया इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मेडाइवल हिस्ट्री ख़त्म करेंगे। मेडाइवल हिस्ट्री, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मेडाइवल हिस्ट्री मिल जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न जो हिस्ट्री होगा झारखंड का, इसे 2 से 3 वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, 1 घंटे से आसपास का रखेंगे, मैंने 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, यह मैक्सिमम होगा। पहला वीडियो भी लंबा हो चुका है, तो इतना लंबा वीडियो हम नहीं बनाएंगे। 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे का ही वीडियो बनाएंगे, जिसे आप बार बार देख सकते हैं। तो हम आप लोग से अब विदा लेंगे, लेकिन अगर जाने से पहले बता देते हैं, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें, और कुछ अगर सलाह देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और कोई भी अगर मेरे से गलत आंसर बता दिया जाता हो तो आप उसको वेरीफाई भी करवा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये वाला आंसर गलत है कमेंट में, और दोस्तों को भी मेरा चैनल को शेयर करें। और इसका PDF मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, PCS सॉल्यूशन 360 पे। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं आप लोग से मेडाइवल हिस्ट्री के वीडियो में। धन्यवाद।